नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की, बताएंगे कि बंगाल से केरल तक बीजेपी में कैसे छिड़ी बगावत, बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी में कौन पड़ेगा भारी, और बुलेटिन के आखिर में बात नोटबंदी के बाद अब एक और नई मुसीबत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुडुचेरी में भी एनडीए में बवाल, एक ही सीट से बीजेपी एआईएडीएमके दोनों के प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। नेल्ली थोपे सीट पर दोनों दलों ने उतारे अपने उम्मीदवार। पुडुचेरी में बीजेपी एआईएडीएमके के बीच है गठबंधन। देश में बनाया जाएगा एक नया नेशनल बैंक, बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग जुटाने के लिए किया फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। पीएमओ में प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों के चलते दिया इस्तीफा। कैबिनेट सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद सिन्हा को सितंबर 2019 में पीएमओ में किया गया था नियुक्त। उपराज्यपाल पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने, कल जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 31 अंकों की गिरावट के साथ 50,363 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 19 अंकों की गिरावट के साथ 14,910 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 26 मार्च को दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को 4 महीने पूरे हो जाएंगे और इस दिन किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान पहले ही कर दिया गया है और आज इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून को लेकर किसान सरकार पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो वो सरकार के खिलाफ प्रचार में भी उतर चुके हैं। 27 मार्च को असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे एक दिन पहले 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी बंद किया जाएगा। 26 मार्च को भारत बंद के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन करेंगे। अभी टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद किया गया है और जल्दी ही नोएडा का चिल्ला बॉर्डर भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस पर किसान मार्च में हुए हंगामे के बाद भानुगुट ने 27 जनवरी को चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया था। लेकिन अब इस बॉर्डर को किसान संगठन पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में जुट गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने होली की तैयारी भी शुरू कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कहा कि पिछले 3 महीने से सभी त्योहार वो बॉर्डर पर ही मना रहे हैं, इसीलिए इस बार होली भी वो यहीं मनाएंगे। इस बार की होली ऐतिहासिक होगी। कल यानी 17 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी बुलाई गई है। किसानों की ये महापंचायत आमतौर पर हर महीने मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में बुलाई जाती थी। इस महापंचायत की शुरुआत किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने ही की थी, लेकिन इस बार ये महापंचायत सिसौली में नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाई गई है। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार होगा। किसानों का संकेत साफ है कि सरकार कृषि कानून वापस ले और जो भी किसानों के मुद्दे हैं उसे बातचीत से हल करे। राजीव जी, एक तरफ किसानों का आंदोलन है और दूसरी तरफ सरकार का बिल। किसानों की मांग साफ है कि सरकार बिल वापस ले, लेकिन बिल वापसी की बात तो दूर, सरकार तो किसानों से बातचीत भी नहीं कर रही। कोर्ट की कमेटी भी अपना काम कर रही है। क्या सरकार ने कोर्ट के ऊपर ही मामला छोड़ दिया है या उसकी भी कोई जिम्मेदारी है? आखिर कानून बनाया तो सरकार ने है। जी दामिनी, ये देखना दुखद है कि देश के किसानों को अपने और देश के भविष्य को बचाने के लिए खेत छोड़कर सड़क पर आना पड़ा है। किसान आंदोलन अब 4थे महीने में प्रवेश कर चुका है दामिनी, और सरकार अब भी इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार की ये जिद लोकतांत्रिक उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है कि वो जो चाहे फैसले ले और लोगों को उसे मानने पर बाध्य करे। किसान आंदोलन का मसला कोर्ट में भी चला गया है, आप जानते ही हैं, जो सही नहीं था, क्योंकि किसानों को दिक्कत सरकार के फैसले से है और सरकार को ही उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन सरकार ने भी ये सोचकर, ये देखकर शायद अपनी आंखें मूंद ली है कि अब अदालत ही इस आंदोलन का हल निकालेगी। वैसे सरकार की ये चाहत पूरी नहीं हुई है, क्योंकि किसान अब देश के अलग अलग राज्यों में महापंचायतें करके इन कानून के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं और अब तो चुनावी राज्यों में भी भाजपा को वोट न देने की अपील किसान
कर रहे हैं। किसानों के संघर्ष और सरकार की इस मनमानी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है दामिनी। ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, लोगों का भरोसा सरकार पर से उतना ही उठता जाएगा, क्योंकि जनता देख रही है कि बहुमत के घमंड में सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। इसीलिए अगर मोदी सरकार वाकई लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है तो उसे किसानों की बात सुननी चाहिए या कम से कम बातचीत की ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए दामिनी। धन्यवाद राजीव जी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार कहती है कि हम देश की भलाई के लिए फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो फैसले लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि सरकार की जेब भरने के लिए होते हैं। तभी तो इन दिनों जमकर मोदी सरकार की मुखालफत की जा रही है। खासकर निजीकरण के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जहां बैंक कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं अब बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी अपनी कमर कस चुके हैं और कल से अपने कामबंदी पर उतरने वाले हैं। 2 दिनों से सरकारी बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। आम जनता त्रस्त है। 10 लाख कर्मचारी सड़कों पर हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। निजीकरण को लेकर सरकार को समझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि मानती ही नहीं है। इसी रुख को लेकर अब बैंक कर्मचारियों के बाद बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी कामकाज बंद करने वाले हैं। 17 मार्च को बीमा कंपनियों के कर्मचारी काम नहीं करेंगे। वहीं 18 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देशव्यापी कामबंदी का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि बीमा कंपनियों के ऐलान को बैंकों के साथ साथ ट्रेड यूनियन भी समर्थन देगा। दरअसल ये नाराजगी सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ है। भारत सरकार ने आम बजट 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा कर दी है। IDBI बैंक के निजीकरण, LIC में विनिवेश, एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण, 74% तक बीमा क्षेत्र में FDI की अनुमति देने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और बिक्री संबंधी दूसरी कई घोषणाओं को लेकर बैंक कर्मचारियों के साथ बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी नाराज हैं। ऐसे में जहां 15 और 16 मार्च को बैंकों की तालाबंदी की गई, तो वहीं अब 17 मार्च को साधारण बीमा कंपनियों में कामबंदी होगी। फिर 18 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरकर सरकार की घेराबंदी करेंगे। कर्मचारियों के साथ साथ विपक्षी दल भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है और घाटों का राष्ट्रीयकरण कर रही है। PSB को मोदी क्रॉनी को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता है। मैं इस मसले पर बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब देखना होगा कि क्या वो निजीकरण पर अडिग रहती है या फिर फैसले को बदलती है। निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों से लेकर बीमा कर्मचारी तक सभी परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार को केवल चिंता चुनावों की है। वैसे चुनावों में कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। एक तो पार्टी को चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को टिकट दिया तो पार्टी के पुराने नेता बगावत पर उतर आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल से केरल तक बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के टिकट वितरण का मामला संसद में भी उठा, क्योंकि तारकेश्वर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए स्वपन दास गुप्ता का मामला TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने लोकसभा में उठाया है। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य हैं। वैसे राज्यसभा सदस्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा में नामित सदस्य हैं, इसलिए वो किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। मामला संसद में उठा तो स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। बीजेपी अभी तक पश्चिम बंगाल के लिए अपने आधे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान नहीं कर पाई है, और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उसमें ज्यादातर नाम TMC, कांग्रेस और वाम दलों से हाल ही में आए लोगों के हैं। TMC सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी की लिस्ट को देखकर कहा कि जिस पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं वो कैसे TMC का सामना करेगी। वहीं कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कई सीटों से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद कल देर रात कोलकाता में बीजेपी की अचानक बैठक बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा कोलकाता में ही थे। इसके बाद देर रात तक कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशें चलती रही। बंगाल में बगावत तो थमती नहीं दिख रही है, लेकिन केरल में बीजेपी की मुश्किल अलग से बढ़ती दिख रही है। केरल में वायनाड जिले की मंथनवाड़ी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार
उम्मीदवार बनाए गए सी मणिकंदन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मणिकंदन ने दावा किया कि उन्होंने ना तो टिकट मांगा था और ना ही उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है। पार्टी जबरदस्ती उन्हें चुनाव लड़ा रही है। मणिकंदन के आरोप से बीजेपी के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। विपक्ष को मौका मिल गया है और वो बीजेपी पर तंज कस रहा है कि जब बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए सपने कैसे देख रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ पार्टी का हर नेता प्रचार के लिए पहुंच रहा है। पार्टी की नजर बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं पर है, इसीलिए बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार दिया है। योगी के राम नाम के असर को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने भी धर्म का कार्ड खेल दिया, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। ममता बनर्जी की ये तस्वीर उस हिंदुत्व की सियासत की झलक है जिसे हवा देकर ममता जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही बीजेपी को उसी के जाल में उलझा रही हैं। अब तक सूबे में बीजेपी ही हिंदुत्व को हवा देती नजर आती थी, जगह जगह जय श्री राम का नारा लगाती थी, लेकिन अब सीएम ममता ने भी हिंदुत्व को हथियार बना लिया है। इसीलिए तो आज उन्होंने बीजेपी पर बरसने के साथ साथ मां दुर्गा का पाठ करके विपक्षी दल के प्लान को फेल करने की कोशिश की है। बांकुरा में मंच से दुर्गा पाठ करते हुए ममता बनर्जी का वीडियो भी सामने आया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी चुनावी जनसभा में दुर्गा पाठ का उच्चारण करती हुई नजर आई हैं। इससे पहले भी नंदीग्राम में एक रैली के दौरान उन्होंने चंडी पाठ किया था। चंडी पाठ को दुर्गा सप्तशती या दुर्गा पाठ भी कहते हैं। चंडी पाठ करना हिंदू धर्म में काफी शुभ माना गया है। ममता के इसी हुंकार से बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि आज पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए जहां सीएम योगी ने ममता को घेरा तो वहीं जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि पहले इंशाअल्लाह कहने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अब चंडी पाठ कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती हैं। मैं यहाँ आया तो जय श्री राम के नारे से मेरा अभिवादन हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है, तभी तो आज ममता दीदी भी चंडी पाठ कर रही हैं। अब जब टीएमसी हिंदुत्व को अपना हथियार बनाएगी तो बीजेपी तो घबराएगी ही, लेकिन ये तो 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि धर्म की राजनीति में कौन पड़ेगा किस पर भारी। पश्चिम बंगाल में पहली बार धर्म का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बार धार्मिक कामों के लिए सहायता का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस और वाम दल भी घोषणा पत्र जल्दी जारी करेंगे। वैसे कांग्रेस ने तो तमिलनाडु चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र आज जारी कर भी दिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु के लिए आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराब की दुकानों को बंद करने, इंटरकास्ट मैरिज को बचाने, नीट परीक्षा को खत्म करने सहित कई घोषणाएं की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है। युवा, रोजगार और शिक्षा को कांग्रेस राज्य में बढ़ावा देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष KS अलागिरी ने घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि सरकारी नौकरी के लिए हर जिले में 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाएं लागू करेंगे। स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को कम से कम 5 साल के लिए टैक्स में छूट का भी प्रावधान करेंगे। साथ ही कांग्रेस ने और कई बड़ी घोषणाएं की है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। AIADMK के 10 साल के शासन में राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। के पलानीस्वामी की सरकार को केंद्र की मोदी सरकार चला रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और DMK दोनों दल गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और राज्य में एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और बुलेटिन की आखिर में बात नोटबंदी के बाद अब एक और नई मुसीबत की। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने कहा था कि देश को काले धन से निजात दिलाने के लिए नोटबंदी की जा रही है। तब से अब तक काले धन से कितनी निजात मिली इसका कोई आंकड़ा तो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि नोटबंदी से जनता को नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच सरकार एक और ऐसा काम करने जा रही है जिससे देश को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
नोटबंदी की वजह से देश में कई लोग सड़कों पर आ गए तो कई लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी के पीछे सरकार का तर्क था कि 500 और 1000 रुपए के बड़े नोटों की वजह से देश में काला धन बड़ी मात्रा में है और नोटबंदी की वजह से इस देश में काला धन समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद सरकार ने 2000 का नया नोट ये कहते हुए जारी किया कि इससे देश में सर्कुलेशन बना रहेगा, लेकिन सरकार की काला धन खत्म करने की ये बात महज एक झूठा दावा बनकर रह गई। देश में वैसे ही जनता इतनी मुसीबतों का सामना कर रही थी कि बड़े बड़े मीडिया घरानों ने एक और झूठ खूब फैलाया कि नए नोटों में एक चिप लगी हुई है। हालांकि मीडिया का ये दावा फेल साबित हुआ, लेकिन देश की जनता इन सब घटनाओं से बहुत प्रभावित हुई, जिसके बाद अब एक बार फिर जनता को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों से आरबीआई ने 2000 के नए नोट छापने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में प्रसारित कुल नोटों में से 2000 रुपए के नोटों की संख्या 3.27% से घटकर 2.01% रह गई है। आने वाले दिनों में इसके और घटने की संभावना है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार 30 मार्च 2018 में 2000 रुपए के 336 करोड़ 2 लाख नोट सर्कुलेशन में थे, जो 26 जनवरी 2021 में घटकर 249 करोड़ 9 लाख रुपए रह गए हैं। अगर मूल्य में देखें तो मार्च 2018 में कुल सर्कुलेशन में 37.26% हिस्सा 2000 के नोट का था, जो अब घटकर 17.78% रह गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस मूल्य के कितने नोट छापे जाने हैं, इसका फैसला आरबीआई से विमर्श के बाद होता है। जहां तक 2000 रुपए के नोट का सवाल है तो 2019-20 और 2020-21 में इसकी प्रिंटिंग नहीं करवाई गई है। आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने नोटबंदी के 1-2 साल बाद ही 2000 के नोटों का प्रचलन बाहर करने पर काम शुरू कर दिया था। इस दिशा में बैंकों की भूमिका अहम है। जो नोट बैंक शाखाओं में आते हैं उन्हें फिर सर्कुलेशन में डालने के बजाय ज्यादातर को रिजर्व बैंक के पास वापस भेज दिया जाता है। जहां एक तरफ नोटबंदी का उद्देश्य आज तक साफ नहीं हो पाया, वहीं सरकार का ये अगला कदम कितना सही साबित होता है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।